वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास में मैसूर एवं पंजाब क्षेत्रीय प्रांत के बारे में समझेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध लड़े गए थे जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेज मालाबार तट मतलब मैसूर को प्राप्त करना चाहते थे। देखिए उस समय के परिदृश्य की अगर बात करें, जैसे मान के चलिए ये भारत है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये मालाबार का तट हुआ करता था, यहीं पर मैसूर थे। अब ये मालाबार तट इसलिए प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि ये अगर उनको मिल जाता तो इनके व्यापार में काफ़ी सुविधा होती। तो ये मालाबार तट को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा जाता है। जो 4 युद्ध लड़े जाते इसमें से 2 शुरू के जो 2 युद्ध होते हैं, प्रथम और द्वितीय, ये दोनों युद्ध हैदर अली के द्वारा लड़े जाते हैं। दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और तीसरा और चौथा ये युद्ध टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा जाता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे कि क्या परिणाम होते, कैसे कैसे अंग्रेज हावी होते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो मैसूर है, मैसूर आया कहाँ से था। तो देखिए जब तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध जब होता है तो उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन होने के बाद मैसूर का उदय होता है। अब डायरेक्ट हम लोग चीज़ों को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1766 ईस्वी में संधि की और उसे अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया, जिसके बदले में उन्होंने उसकी हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। देखिए अंग्रेज क्या करते, हैदराबाद के जो निज़ाम होते उनसे संधि करते 1766 ईस्वी में और उनसे उत्तरी सरकार का मतलब आज के समय में अगर आप देखेंगे, जैसे अगर ये भारत है तो यहाँ पे ये वाला जो तट है ये उत्तरी सरकार का तट है, तो ये तट देने के लिए मनाते। अब साथ में ये कहते हैं कि हैदर अली से इनकी सुरक्षा की जाएगी। आगे दिया है इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। देखिए ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें हैदर अली की जीत होती। इसमें हुआ कुछ ऐसा था कि हैदर अली क्या करते हैं, अपने कूटनीतिक प्रभाव से मराठों को और साथ ही साथ निजामों को अपने पक्ष में मिला लेता है। यहाँ पर जो युद्ध होता है तो इसमें हैदर अली विजयी हो जाता है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेशल था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। जब ये युद्ध हुआ तो इसमें क्या किया, हैदर अली ने अंग्रेजों के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए। सबसे पहले तो उनसे जुर्माना वसूला उसने, मतलब हैदर अली के द्वारा जुर्माना लिया गया, ये काफ़ी बड़ी बात थी। दूसरा, हैदर अली ने एक ये प्रस्ताव मतलब रखा, संधि किया कि अगर कभी कोई बाहरी शक्ति का मतलब जैसे मराठा हो गया, निज़ाम हो गया, अगर ये मैसूर के ऊपर हमला करते तो अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे। इसके साथ ये युद्ध समाप्त हो जाते हैं। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। देखिए अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, 1769 में ये युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद 1784 में मतलब 80 में जाकर के दूसरा युद्ध होता है। बीच का जो समय होता है ना, इसमें अंग्रेज जानबूझकर मैसूर पर हमला नहीं करते क्योंकि ये उस समय दूसरे क्षेत्र को विजिट करने में व्यस्त थे। अब देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से लेकर 84 के बीच में। अब इसका सबसे पहला कारण क्या होता है कि अंग्रेज जो उन्होंने अपमानजनक संधि की थी, जुर्माना दिया था, उसका बदला लेना चाहते थे। इसके साथ साथ इन्होंने ना मद्रास की जो संधि हुई थी उस पर काम नहीं करते। काम नहीं करने का मतलब एक बार मराठे क्या करते, देखिए यहाँ पर दिया भी कि 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अब संधि क्या हुआ था कि अंग्रेज मैसूर का साथ देंगे। मद्रास की संधि के शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेजों को करनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। हैदर अली ने निजाम एवं मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। अब इससे क्या होता है कि हैदर अली नाराज हो जाते हैं, तो फिर बाद में फिर वो मराठों और निजामों को मिलाता है और जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह परास्त किया और अक्टूबर 1780 ईस्वी में अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काट कहने का मतलब है उस समय का कर्नाटक। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दिया। हेक्टर मुनरो
ये काफ़ी बड़ा नाम है। आगे मतलब हम लोग देखेंगे, इससे पहले देखिए आगे क्या देखेंगे, अभी यहाँ पर बताते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि ये बक्सर का युद्ध लड़ चुका था, है ना। बक्सर के युद्ध में इसने विजय दिलाई थी, लेकिन इसकी सेना को ये परास्त कर देते टीपू सुल्तान। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा नवंबर 1781 ईस्वी में तथा पोल्लीपुर एवं सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त कर दिया। तो आयरकूट ने क्या किया, पोर्टो नोवा, है ना, पोल्लीपुर और सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त करते हैं। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब हैदर अली जितना कूटनीतिज्ञ था, टीपू सुल्तान उतना अधिक कूटनीतिज्ञ नहीं था। इसके बाद क्या होता है कि अब धीरे धीरे ना मैसूर कमजोर पड़ने लगते हैं। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसके बाद युद्ध जारी रखा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और वहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जो कि आज का इस्तांबुल है, अफगानिस्तान और फ्रांस को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना कराई थी। अब ये युद्ध समाप्त हो गया था, मतलब ये द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तीसरा युद्ध होता है। देखिए माफ कीजिएगा, तीसरा युद्ध रंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, दूसरा यहाँ पर इसमें संधि का नाम नहीं बताया गया। देखिए तीसरे की बात करें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में चलता है। 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। टीपू सुल्तान ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर हमला कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मीडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मीडो का कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे में दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व कार्नवालिस ने स्वयं किया तथा 1791 ईस्वी में क्या होता है, वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लेता है। 1791 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी। इस तीसरे चरण में कार्नवालिस की सहायता करने के लिए वीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए। टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, परंतु अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 ईस्वी में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे मैसूर साम्राज्य कमजोर हो रहा है। अब ये जो संधि होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो इसमें आधे से अधिक मैसूर अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया जाते हैं। अब चौथा युद्ध होता है, देखिए चौथा और प्रमुख युद्ध होता है। इस बार अंग्रेजों का मुख्य सेनापति था आर्थर वेलेजली। हैरिस और स्टुअर्ट दोनों घमासान युद्धों में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। उसे श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 ईस्वी को कब्जा कर लिया। टीपू बहादुरी से दुर्ग का रक्षा करता हुआ मारा गया। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में के दौरान लड़ते हुए मारा गया और इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया और टीपू सुल्तान के परिवार के जितने भी थे इनको कैद कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है, सालबाई की संधि। देखिए सालबाई की संधि यहाँ पर क्या है, सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की जो युवा माधव राव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करे और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करे। मई 1782 ईस्वी में इस संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना गया। तो हालांकि ये चीज़ तो हम लोग मराठों में विस्तार से पढ़ेंगे, जब मराठाओं को पढ़ेंगे तब। देखिए अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है इसमें, ये जितने भी पॉइंट है ना सब एग्जाम में पूछे गए। देखिए मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्किन्स की उपाधि प्रदान की। देखिए मार्किन्स किसकी उपाधि, मार्किस जो उपाधि ये वेलेजली की है, इसे लॉर्ड समाज ने दिया था। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। देखिए अडयार वंश जो मतलब मैसूर की शुरुआत होती है अडयार वंश से होती है, तो इसीलिए वहाँ के एक छोटे बालक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाते हैं और जो उनके काम का क्षेत्र था कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम, इसे अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी में मेरठ के निकट सरधना के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू के पति एक यूरोपी वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे जिन्होंने कई रियासतों में सैन्य सेवाएं प्रदान की। तो बेगम समरू ने एक चर्च बनवाया था, क्यों? क्योंकि इनके पति एक क्रिश्चियन थे। आगे महाराणा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई।
रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1824 ईस्वी में पेशावर को जीता था। देखिए ये अब पॉइंट सब अलग अलग क्यों, क्योंकि ये सब पेपर में पूछे गए तथ्य, तो जैसे जैसे ऑप्शन थे उस हिसाब से तथ्यों को रखा गया। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठते हैं। आगे देखते देखिए चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराणा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। दलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हो गया और उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों के एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल को सदस्य के रूप में बनाया था। देखिए अब पंजाब पर भी धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों का अधिकार होने लगा। क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तक तथा 65 से 67 ईस्वी तक रहा था। इस दौरान उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। देखिए जो इलाहाबाद की संधि ना, इलाहाबाद की 2 संधि होती है। प्रथम संधि होती है जो मुगल बादशाह के साथ होती है और दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ होती है। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, देखिए द्वैध शासन की शुरुआत की थी, जिससे बंगाल में अकाल भी पड़ता है। क्लाइव एक सैन्य जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि क्लाइव वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। के.एम. परिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी पराजित होते हैं और पूरी तरह से बाहर भी हो जाते हैं। आपने देखा था ये एंग्लो फ्रेंच वार जो था, जिसे कर्नाटका वार कहते हैं, तीसरा युद्ध हुआ था, वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बना था। देखिए 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की, उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह को जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। जय सिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। तो साथियों ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझा और पंजाब के बारे में भी देखा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।